उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 साल के बाद एक बीईओ को लेकर के एक न्यूज आई है कि बीईओ भर्ती से खत्म होगा समकक्षता का विवाद। ये विवाद चाहे एलटीएड की भर्ती हो, चाहे जीआईसी की भर्ती हो, उनमें भी यही विवाद था। समकक्षता का मतलब क्या है? इस एग्जाम के लिए यह डिग्री चाहिए और उसकी समकक्ष डिग्री। अब उसके समकक्ष को पता ही नहीं है, तो कभी कभी क्या होता था, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है कि समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे। बाद में मुकदमा कर दिया भैया कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये भर्ती इसमें नहीं है, यह योग्यता नहीं है, आपने क्यों स्पष्टीकरण नहीं किया, क्यों आपने कहा कि समकक्ष भर्ती। तो अब यहाँ पर यो शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया फैसला कि पहले तो ये समकक्षता का विवाद एलटी ग्रेड और जीआईसी से हटा दिया गया। अब यह जो है, यह बीईओ बैचलर ऑफ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, उससे इसको हटा दिया गया है। और यहाँ लिखा भी है एलटी प्रवक्ता से हट चुका है समकक्ष शब्द। अब ये समकक्ष शब्द अगर हट गया है तो भर्ती भी आएगी, और भर्ती अगर आएगी तो यहाँ पे लिखा है 134 पदों पर भर्ती की जाएगी संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने पर। योग्यता में स्नातक बीएड या इसके समकक्ष का उल्लेख है। इस समकक्षता स्पष्ट न होने के कारण कई बार हो चुका है विवाद। तो एक तो इसकी संशोधित नियमावली और भेजी गई है, जैसी उसको मंजूरी मिल जाएगी 134 पदों पर भर्ती आनी है। हालांकि ये पद कम है, तो आज की क्लास में हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी को समझते हैं। उत्तर प्रदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ भर्ती परीक्षा में जो पदों की संख्या 134 फिलहाल के लिए इन्होंने कहा है, उसमें योग्यता क्या होगी, उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, आयु क्या होगी और इसका सिलेबस क्या होगा। समकक्षता विवाद हुआ समाप्त। अब एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम 134 पदों के बारे में बात करें तो मेरे पास आपके लिए जो इससे पिछला वाला है नोटिफिकेशन 2019 वाला है। ये 2019 वाला मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, इसके माध्यम से आप एक एक चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो जो फीस वगैरह जाती है, जनरल के लिए 100 रुपये, ओबीसी के लिए या आकर के जो है कितनी हो जाएगी भैया, हाँ ओबीसी के लिए भी 100 रुपये है, SC ST के लिए 40 रुपये है, हैंडीकैप्ड के लिए बिल्कुल फ्री है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 रुपये। तो ये तो बेसिक फीस वगैरह है, इसका तो कोई बहुत बड़ा बताने का वो है नहीं कि इसमें कुछ भी हिडन चीज नहीं है। लास्ट बार जो भर्ती आई थी वो 309 पदों पर आई थी, ध्यान रखना। इस बार अभी कहा है कि 134 पदों पर आनी है, लेकिन मान के चलिए पद कम है, ये पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। अराउंड लगभग आप मान के चलिए कि जो ये पद अभी 134 कह रहे हैं, ये पद भी लगभग 300 से लेके 400 के बीच में इन पदों की संख्या होनी चाहिए। तो पदों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? 300 से लेके 400 के बीच पदों की संख्या होनी चाहिए। तो अभी तो यह केवल एक मात्र एक कटिंग है, जब भर्ती आएगी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, ध्यान रखना। तो पहला सवाल एज लिमिट को लेकर के, तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी 21 से लेके 40 साल तक की आयु होनी चाहिए। तो आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु है 21 से लेकर के 40। अब 21 से लेके 40 तक है, ध्यान रखना। अब महत्वपूर्ण बात ये, जो एज रिलैक्सेशन होता है SC के लिए, OBC के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वो अलग से इसमें दिया गया है। वो तो अपनी अपनी कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन है, हमें तो एक्चुअल मान के चलना है कि जी 21 से 40 के बीच क्या है, आयु है, ध्यान रखना भी। अब योग्यता के बारे में बात करें, साहब अनुपम सर ये बताइए योग्यता क्या है? तो योग्यता में क्या कहा गया है? योग्यता में कहा गया कि आपने ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में BA किया हो या BSc किया है, BCom किया है, कुछ भी आपने किया है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के अलावा ध्यान रखना भी, यहाँ पे ग्रेजुएशन के अलावा आपने क्या किया होना चाहिए? बीएड किया हुआ होना चाहिए। ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और आपने क्या किया होना चाहिए भैया? बीएड किया हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना भैया, अच्छी बात है। परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना। और अगला जो मुद्दा है हमारा, वो है हमारा सिलेबस को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। तो योग्यता को लेकर के आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आता है इसमें कि क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट अलाउ है। अदर स्टेट क्या है भैया? अदर स्टेट अलाउ है, बट जो रिजर्वेशन की जो कंडीशन होगी, जो रिजर्वेशन की जो कंडीशन होगी, जो रिलैक्सेशन है किसी तरीके का, वो केवल और केवल
यूपी के विद्यार्थी को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी को मिलेगा। अब आप कहोगे नहीं सर हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं और हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमको आयु में 5 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो नहीं। अगर वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से होगा तो अगर वो एससी कैटेगरी से है तो उसको लगभग 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी वाले व्यक्ति के लिए लगभग 3 साल का है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए किस लेवल की आपके अंदर विकलांगता है, दिव्यांगता है आपके अंदर, माफ करिए, तो वहां पे लगभग उन्होंने 55 साल तक की बात को लेकर के कह दिया गया। एक्स सर्विसमैन। जनरल वाले का क्या है, जनरल वाला भैया 40 साल तक ही फॉर्म भर सकता है, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर ये बात साफ लिखी हुई, ध्यान रखना। यहाँ पर आप देखोगे भैया कि जो केवल यूपी का है, ध्यान रखना भैया, वो यूपी का बच्चा ही उसी को इसमें क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस नोटिफिकेशन बड़ा नोटिफिकेशन है और बहुत ज्यादा कोई चीज खास काम की नहीं है। फॉरम जो है आपका पेपर जो है, ध्यान रखना, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू फिल इन ऑल द entries correctly in the OMR answer sheet. In case of leaving them blank or filling them erroneously, the candidate will be wholly responsible for the same and the commission will not evaluate his her OMR answer sheet. जैसे अब आपका पेपर कैसा होगा, तो पेपर आपका जो होगा ध्यान रखना OMR बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन आपका पेपर होगा। अब पहले क्या होता है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या चलता है भैया, भ्रष्टाचार तो खूब जबरदस्ती चलता है। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो भैया। तो पहले क्या होता था भैया, ओएमआर भेजने को भ्रष्टाचार चला बीच में कि भैया आप क्या करना, जैसे अनुपम भारद्वाज है, उसने पेपर देने के लिए गया, अब पैसा है, नेताजी से किसी से बात हो गई भैया, कहा कि भैया 15 लाख रुपए में आपकी बीईओ की सीट आपको मिल जाएगी। अब 15 लाख रुपए भ्रष्टाचार के दे दिए और कहा कि आपको क्या करना है भैया, आपको ओएमआर सीट पर बस अपना नाम डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, आपको प्रश्नों के गोले नहीं भरने, आपको प्रश्नों के गोले नहीं बने, आपको ब्लैंक छोड़नी है। अब क्यों छोड़नी है ब्लैंक, तो ब्लैंक आपकी ओएमआर शीट चली जाएगी, जहां पर इवेल्युएशन होता है, जिस स्कूल में जिस सेंटर पर आपको रहा होगा वहां पर आपकी ओएमआर शीट जाएगी। वहां पे पहले से उनके लगे होंगे भैया, तो वो क्या करेंगे आपके भैया, वो आपके वहां पर जाकर के क्या करेंगे, उस नाम की ओएमआर शीट को वहां से ले लेंगे। और जब उस नाम की ओएमआर शीट को वहां से ले लेंगे तो आपको नाम पता चल गया कि भैया अनुपम भारद्वाज नाम है, ब्लैंक ओएमआर शीट है, तो सही आंसर उसमें फिल करवा देंगे। ये सेटिंगबाजी खूब चली थी। फिर एक नियम ला दिया गया भैया कि अब अगर कोई भी ओएमआर शीट को अगर बिल्कुल ब्लैंक अगर रखा है, खाली ओएमआर शीट रखा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात को याद रखना। अब दूसरी बात ध्यान रखना भैया, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं इसके, हाँ, तो ये बात हो जाएगी, ध्यान रखना। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। किसको लेकर के भैया, वो हो जाएगा इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के हो जाएगा, ध्यान रखना। अब एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम पैटर्न में तो हमने क्या कभी बता लिया, परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया। परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक तो पहले प्री परीक्षा होती है, प्री के बाद एक क्या होती है भी आपकी मेंस परीक्षा होती है। प्री परीक्षा होती है और आपकी मेंस परीक्षा होती है। अब प्री और मेंस के बाद अब सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे अगर हमने कहा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो प्री की परीक्षा है उसके लिए क्या था, फॉर द सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर देयर विल बी पेपर ऑफ जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन विच द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 120 एंड मार्क्स 300 एंड ड्यूरेशन 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, याद रखना भैया। यानी अगर आप प्री पेपर देना चाह रहे हैं तो ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, ध्यान रखना भैया कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपके कितने होंगे भैया, आपके 120 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। कितने होंगे भैया आपके 120 क्वेश्चन होंगे। और 120 क्वेश्चन में जो टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर हो जाएगा एक क्वेश्चन बराबर हो जाएगा 2.5 नंबर का, 2.5 मार्क्स का हो जाएगा, 2.5 नंबर का हो जाएगा। 2.5 नंबर को 12 दूनी 24 और 24 और 12 5 60, यानी टोटल जो अंक हो जाएंगे, कुल जो अंक हो जाएंगे पेपर में, कुल अंक हो जाएंगे आपका 300 नंबर का पेपर हो जाएगा, इस बात को याद रखना भैया, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो हो जाएगा आपका प्री का पेपर। अब ये 120 क्वेश्चन किसके होंगे, 120 क्वेश्चन आपके होंगे, ध्यान रखना, जनरल स्टडीज के। किसके होंगे भैया, जनरल स्टडीज के होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे, ध्यान रखना। अब वो सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा, तो जनरली तो जब भी हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंट इकोलॉजी,
एग्रीकल्चर वाला कोर्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग, ये तो आपका क्या हो जाएगा, जीएस के अंतर्गत सिलेबस हो जाएगा। तो वही आपका यहाँ पे दे रखा है। इस सिलेबस में अगर आप देखोगे यहाँ पर भैया, तो इस सिलेबस में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है जनरल साइंस आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया के टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में पर्यावरण पारिस्थितिकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड जियोमेट्री। ये आपका क्या भी है, ये आपका जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस दे रखा है। ये 300 नंबर का आपको करना है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आपका जाएगा मेंस वाला सेगमेंट। क्या जाएगा उसके बाद आपका, उसके बाद आपका आएगा मेंस यानी मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा भी आपकी 2 चरणों में होगी, 2 तरीके से होगी। पहला पेपर तो होगा आपका सब्जेक्ट का यानी जीएस का ही, जीएस का सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना। जीएस के आपके ध्यान रखना इसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो लगभग 200 अंकों के होंगे। 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 200 अंक के होंगे। और एक ऐसा होगा, ये रिटन बेस्ड होगा, ध्यान रखना, ये लिखित में होगा, ध्यान रखना। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी आपकी 100 अंक की आपकी हिंदी होगी व्याकरण वाली। 100 अंक की आपकी हिंदी कौन सी होगी, व्याकरण वाली होगी, ध्यान रखना। और 100 अंक के आपके इसमें क्या होंगे भैया, तो 100 अंक के आपके इसमें निबंध होंगे, ध्यान रखना भैया। आपको 2 निबंध लिखने होंगे, कोई भी 2 निबंध आपको इसमें लिखने पड़ेंगे जो वहां पे दिए होंगे। तो इस तरीके से 200 और 200, ये भी कितने का हो जाएगा, 200 अंक का हो जाएगा। अतः 200 और 200 यानी जो मेंस की परीक्षा है, तो मेंस की परीक्षा में आपके में जो कुल अंक हो जाएंगे, तो मेंस की परीक्षा में जो कुल अंक आपके हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 400 हो जाएंगे, ध्यान रखना। प्रारंभिक परीक्षा की क्या होगी भैया, प्रारंभिक परीक्षा की एक कट ऑफ जारी की जाएगी। उस कट ऑफ के जारी होने के बाद फिर आप प्री पेपर पास कर जाओगे। और जैसे ही आप प्री पेपर पास कर जाओगे तो फिर आपको प्री से कोई मतलब नहीं है, फिर आपको मेंस देना होगा। और जब आप मेंस की परीक्षा पास कर जाओगे, तो मेंस की परीक्षा जब आप पास कर जाओगे तो जो फाइनल जो कट ऑफ लगेगी, फाइनल जो कट ऑफ लगेगी वो मेंस की लगेगी। यानी आपका जो सिलेक्शन माना जाएगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वह सिलेक्शन किस पर होगा, मेंस पर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्री केवल क्वालिफाइंग है, नहीं, प्री की विधिवत तरीके से कट ऑफ लगती है लेकिन वो क्वालिफाइंग नहीं है। लेकिन फाइनल कट ऑफ में उसके नंबर न जोड़ के केवल मेंस में उसके नंबर जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे अगर मैं बात करूं मेंस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो मेंस के क्वेश्चंस के बारे में एक बार ब्रीफ में आपको बता दूं। 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 क्वेश्चन में से सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, लगभग 125 शब्दों में उत्तर देना होगा। क्या देना होगा, 125 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा, ध्यान रखना भैया, ठीक है। 10 क्वेश्चन के बारे में, वर्तमान में सरकार के द्वारा मुगल सल्तनत जैसे टॉपिक्स को बाहर कर दिया, इसका वर्तमान जो है कि शिक्षा में क्या योगदान है, क्या ये सही है गलत है, इस तरीके से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था, उस पर आपको अपने विचार लिखने पड़ेंगे। 125 शब्द में लिखना है। एक प्रश्न 10 नंबर का हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 दाम 100, कितने हो जाएंगे भैया, 100 मार्क्स हो जाएंगे आपके। बात क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके होंगे, ध्यान रखना। अगले 10 क्वेश्चन आपके होंगे, ये आपको लगभग मेरे ख्याल से 60 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है भैया, 60 शब्दों में इसका उत्तर केवल आपको लिखना है। और यह ध्यान रखना, 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, 6 दाम 60, कितने का हो जाएगा, 60 मार्क्स का हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके अलावा आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन में यह जो है ध्यान रखना, यह 40 शब्दों में इसका उत्तर लिखा जाना है, ध्यान रखना। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 20 दूनी 40 मार्क्स का हो जाएगा। अतः 60, 40, 100 और 100, यहाँ पर कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 अंक का हो जाएगा आपका सिलेबस। 200 अंक का हो जाएगा आपका, तो 200 अंक का आपका हिंदी, 200 अंक का आपका सिलेबस जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 अंक की हिंदी में, 100 अंक की क्या भी यहाँ पे हिंदी निर्धारित अंक 100। आप कथित जो गद्यांश है, गद्यांश के जो उत्तर वगैरह हैं, शासकीय अर्धशासकीय पत्र यहाँ पे लिखना होगा आपको। एक पत्र भी यहाँ पे लिखना होगा, जैसे प्रेस विज्ञप्ति वगैरह होती है, हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद वगैरह, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव चाहिए, पूरा का पूरा व्याकरण वाला सेगमेंट। उसके अलावा निर्धारित अंक 100 नंबर का आपकी होगी हिंदी। हिंदी में आपके में एक तो होगा साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, क्रियान्वयन, मनरेगा, नरेगा,
भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण लोगों को, ऐसे व्यक्ति जो अपना रोजगार नहीं चला रहे हैं, उनके हेतु सरकार की योजना है। यह योजना कितने प्रतिशत तक लाभदायक है, क्या इस योजना से इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा सा दे देगा और उस पर आपको अपने विचार लिखने की, जी नरेगा मनरेगा, इस तरीके से यूपीएससी वगैरह में मेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें निबंध और ऐसे लिखा जाता है। इसकी खूब प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, खूब मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, बतेरे निबंध लिखे हैं अपने यूपीएससी के दौरान, लिख लिख करके, और ये सारी चीज होगी, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामान्य सामाजिक समस्याएं निदान, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा विज्ञान पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। उससे लेकर प्राकृतिक आपदाओं का मतलब क्या है, वर्तमान में जो है कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, वर्तमान में वैश्विक तापमान के चलते जलवायु परिवर्तन या वर्षा जल्दी आ रही है, मतलब ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं यही आ जाएगा, मैं जस्ट बात करते करते आपको कुछ बता रहा हूँ, किसी भी मुद्दे पर आपको बढ़िया वाला लिख लिया जाएगा, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो ऐसे दो आपको क्या लिखने पड़ेंगे भैया, तो ऐसे दो आपको क्या लिखने पड़ेंगे मेरे साथियों, आपको दो निबंध यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तो जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो मेंस का हो जाएगा, जो मेंस में जो आपका जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस जीएस के प्रश्न में भी 3 घंटे का टाइम आपको दिया गया। यहाँ इस सिलेबस में जनरल स्टडीज गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन 120 नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक प्रिंट टाइप हुआ है। इसमें वही हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडस मूवमेंट, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, a recent development in education, Indian context, specific knowledge regarding culture, agriculture, industry, trade, living and social tradition of उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना भी है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, ध्यान रखना, ये बात आपकी समझ में आ गई, तो इस बात को आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको उत्तर प्रदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, है ना, खंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको खंड शिक्षा अधिकारी, जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बता दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात रह गया है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बड़े काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, कट ऑफ को लेकर के भी जरा इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भैया अनुपम सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, जरा थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पिछली बार वाली कट ऑफ है, मैं जरा उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो पिछली बार वाली जो कट ऑफ गई है प्रारंभ की, प्री की जो कट ऑफ गई थी, ध्यान रखना, प्री की कट ऑफ जो गई थी, ध्यान रखना, वो यूआर जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 137 पे, 137 गई थी। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये 152 पे गई थी, ध्यान रखना। ओबीसी के बारे में बात करेंगे, ओबीसी, ओबीसी की यहाँ पे 165 है, ये डेटा मैंने लिया एक जगह से। एससी कैटेगरी की कितना गई थी, 123 पर गई थी, ध्यान रखना। उसके अलावा एसटी के बारे में अगर बात करेंगे तो 165, और अगर बात करेंगे महिला वर्ग के लिए जो गई थी तो 137, यह फाइनल कट ऑफ गई है, ध्यान रखना। इस कट ऑफ से पार जाने पर प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद आप मेंस के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। और जब मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे फिर आपको होनी चाहिए आपकी मेंस की कट ऑफ, फिर गई थी आपकी क्या भैया, फिर गई थी भैया मेंस की कट ऑफ। अब अगर मेंस की जो कट ऑफ गई थी, उस मेंस की कट ऑफ को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो यूआर के लिए यहाँ पे गया था, ध्यान रखना, 208 से लेकर के 239, 208 से लेके 239। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे तो 198 से लेकर के 205 गया था। और ओबीसी के बारे में अगर बात करेंगे, ओबीसी यहाँ पे 203 से लेकर के 208 गया था, ध्यान रखना। एससी के बारे में अगर बात करेंगे तो 187 से लेकर के 208 गया था। उसके अलावा एसटी के बारे में अगर बात करेंगे तो 157 से लेकर के 180 गया था। और वहां पर एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करेंगे, जो एक्स सर्विसमैन है वहां पे 181 से लेकर के 203 तक गया था। वहीं जो दिव्यांग श्रेणी के, ध्यान रखना, जो दिव्यांग श्रेणी में उसमें जो सीए होता है कि इसके अंदर श्रेणी होती है, तो वहां पे 188 से लेकर के 204 के बीच गई थी। और जो ओएल कैटेगरी होती है इसमें वहां पे 193। इस तरीके से ये ऑफिशियल डेटा था मेंस की कट ऑफ का, मेंस की कट ऑफ का। तो अब आप ये मान के चलिए, अब आप इससे एवेल्यूशन करिए, अपनी तैयारी को एवेल्यूशन करिए कि भाई किस तरीके से इसका होने वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें मेंस की कट ऑफ गई, ध्यान रखना भैया। ये इसमें क्या हो जाएगी भैया, यह इसमें प्रारंभिक परीक्षा, है ना, प्री की कट ऑफ इसमें इतनी गई थी। तो मुझे लगता है कि अब कोई भी डाउट आपको बीईओ भर्ती परीक्षा को लेकर के नहीं रहा होगा। बीईओ भर्ती परीक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीएस। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या, अभी आपको जीएस पढ़ना है, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज की क्लास आपकी हमारे इसी चैनल पर शुरू हो जाएंगी अगले 1 या 2 दिन में। हम जीएस की क्लास आपके लिए इस चैनल पे शुरू कर देंगे। आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, है ना भैया।
और हमारा एक मोबाइल का एप्लीकेशन भी है, हमारा एक मोबाइल का एप्लीकेशन है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, CLASSZONE, क्लास जोन प्रिपरेशन है। क्लास जोन प्रिपरेशन है वहां पर हमारा ये एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी क्लासेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी, ध्यान रखना भैया, ठीक है। और बस ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर हमने बताया, और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। एक पॉइंट और वंदे मातरम करते करते याद आ गया कि प्री के 13 गुना विद्यार्थी, प्री के 13 गुना विद्यार्थी, और ध्यान रखना पास करेंगे ये मेंस के लिए। तो प्री प्रीलिम्स के मान लेते हैं कि जैसे एक मान ले 200 वैकेंसी निकली, तो इसका 13 गुना ध्यान रखना, 13 दूनी 2600 विद्यार्थियों को पास करेंगे, और फिर ध्यान रखना वो उनको मेंस की परीक्षा में लेकर के आएंगे, 13 गुना विद्यार्थी पास होंगे। जानकारी वाकई में अच्छी लगी हुई, वीडियो मेहनत करके आपके लिए बनाया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।